Good morning, children. Today we'll study class 7 geography chapter 3 of a changing earth का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं हम। पार्ट 1 में हमने देखा था किस तरीके से लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है और उसके फोर्सेस जो है एंड्रोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में हमने से एक्सोजेनिक फोर्स और एंड्रोजेनिक फोर्स के कारण क्या क्या होता है ये हमने पेड़ दिखा था। एंड्रोजेनिक फोर्स में सडन फोर्सेस जो होते हैं, तो सडन फोर्सेस जो होता है हमने देखा कि एंडोजेनिक फोर्स हमने क्या पढ़ा था आपको कि द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द एंडोजेनिक मीन्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड एक्सोजेनिक मीन्स आउटसाइड द, है ना, सर्कल ऑफ द अर्थ। तो जो हमने एंडोजेनिक फोर्स पढ़ा उसमें जो सडन फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय वोल्केनो? तो आपको पता है चल गया कि वोल्केनो कैसे होता है, एक एंडोजेनिक फोर्स के कारण से होता है, दैट इज़ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स, है ना। और उसमें जो सडन फोर्सेस के कारण क्या होता है, वोल्केनो होता है। तो वोल्केनो क्या है, देखिए, वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच अ मोल्टन मटेरियल्स इरप्ट सडनली। इसको आप एग्जांपल से समझिए। देखिए, ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर नीचे क्या है, ये क्रस्ट है हमारा, और क्रस्ट के यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मेंटल मैग्मा दिख रहा है यहाँ पर, है ना, मोल्टन मैग्मा। तो ये जो पाइप है, ये यहाँ जहाँ से ओपन माउथ होता है उसको हम बोलते हैं क्रैटर, ठीक है। आपको याद रखना है, जहाँ से ये वोल्केनो इरप्ट होता है, ये जो माउथ होता है उसको बोलते हैं क्रैटर, और ये जो वेंट है, ये जो पाइप जैसा रहता है ये होता है वेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि देखिए, जब ये अंदर में है तो ये क्या है, मोल्टन मैग्मा है, और जब ये बाहर निकल के आ रहा है तो उसे हम कहते हैं लावा। जब ये मोल्टन मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है रेप्टो के तो हम उसे कहते हैं लावा, और यहाँ पर अंदर में उसे मोल्टन मैग्मा कहते हैं, ठीक है। तो जब ये मोल्टन मैग्मा, देखिए वोल्केनो का, इसको पढ़िए ध्यान से। वोल्केनो इज़ अ वेंट ओपनिंग, यहाँ से वेंट से ओपनिंग हो रहा है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच अ मोल्टन मटेरियल, यहाँ से जो मोल्टन मटेरियल है ये बाहर इरप्ट होता है सडनली, इसे हम कहते हैं वोल्केनो। वोल्केनो इज़ अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, जिससे से जो मटेरियल्स होते हैं, मोल्टन मटेरियल्स हैं, वो जो बाहर निकल के आते हैं उसे हम कहते हैं वोल्केनो, ठीक है। तो ये जो क्रैटर है, जो इसका मुंह होता है, हम इसे क्रैटर कहते हैं, ये याद रखना है आपको। और यहाँ से बहुत सारे क्या रहते हैं, गैसेस निकलते हैं और ऐश निकलता है ना, राख निकलती है बहुत सारी, है ना, यहाँ से। तो देखिए, आपको पता होगा जो मैंने बताया था पिछले चैप्टर में भी कि यहाँ से मोल्टन मैग्मा जब निकलता है यहाँ से और ये टूल होता है तो कौन सा रॉक्स बनता है, और यहाँ इसके अंदर में कौन सा रॉक्स बनता है, यहाँ पे कुछ याद है कि नीचे मैग्मा है, ऊपर से लेयर लेयर बन रहा है और फिर यहाँ पर एक कोई रॉक्स फॉर्म होता है, देखिए बताइएगा मुझे, है ना, कौन सा रॉक्स फॉर्म रखता है, रिकॉल कीजिए इसको आप। अब देखिए ये क्रैटर है और यहाँ से वोल्केनो से जो मोल्टन मैग्मा है यह वेंट के थ्रू से ये क्या होता है, ये बाहर निकलता है मोल्टन मटेरियल्स, तो इसे हम कहते हैं वोल्केनो। तो वोल्केनो क्या है, और जो है हाउ डज इट कॉज मास डिस्ट्रक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो वोल्केनो है ये भी क्या है, बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन कर देता है अर्थ में, कैसे। तो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ये वाला, देखिए ये वोल्केनो इरप्ट हो रहा है और ये इस तरीके से पूरा बहते हुए आता है, तो ये क्या करता है, अपने आसपास की पूरी आग है ना, पूरा लावा है ये, तो ये पूरी आसपास के वेजिटेशन को जला देता है, आसपास के एरिया में पूरी आग लग जाती है, तो देखो कितना काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जो वोल्केनो है ये बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन को कॉज करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अर्थक्वेक। ये भी अर्थक्वेक भी क्या है, एक सडन फोर्स का ही है, एंडोजेनिक फोर्स ही है ये भी, और जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ अंदर से होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, ओके, और वोल्केनो का क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट कॉजिंग द वाइब्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ध्यान से सुनिएगा। द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, आपको पता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉजिंग द वाइब्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ,
उसको क्या होता है, उससे क्या होता है, आपको पता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं, ये मैंने आपको बताया पहले भी कि जो लिथोस्फेरिक, मान लीजिए ये दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पर मॉल्टन मैग्मा है। तो ये इस मैग्मा की वजह से क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है मैग्मा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अभी पानी बॉईल वाला मैंने बताया था, तो उसकी वजह से क्या है, ये जो प्लेट्स हैं ये मूवमेंट करती हैं, धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट्स करती हैं ये प्लेट्स, है ना। द मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट कॉज द वाइब्रेशन, और ये लिथोस्फेरिक प्लेट जब मूव करती हैं तो इसके कारण से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ, कहाँ, सरफेस ऑफ अर्थ पे एक वाइब्रेशन सा फील होता है, और इस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, इस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। देखिएगा अब इस डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को। जहाँ से अर्थक्वेक का मूवमेंट होता है, ये जो एरिया है यहाँ पे बीच में देख रहे हैं, इसको कहते हैं फोकस। जहाँ से द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है उस एरिया को हम कहते हैं फोकस। याद रखना है आपको, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज नोन एज फोकस। ये आपको याद रखना है, फोकस कहते हैं उसको। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर की जगह, फोकस के जस्ट ऊपर की जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जब सबसे ज़्यादा खतरा जिस एरिया को होता है उसे बोलते हैं एपिसेंटर। एपिक सेंटर मतलब ये फोकस है। फोकस यहाँ से मतलब आपको वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है क्रस्ट में, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, और इसके ऊपर की, सबसे ऊपर की जो पहली जो जगह होगी, सबसे ऊपर की पॉइंट, उसे हम कहते हैं एपिक सेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस, जो फोकस के ऊपर की सरफेस है उसे कहते हैं एपिक सेंटर, और एपिक सेंटर में ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का इफेक्ट वहीं पर पड़ता है। ठीक है, ये जो देखिए अब ये इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये यहाँ से ये एपिक सेंटर, और ये जो वाइब्रेशन जो है वो आउटसाइड द वेव्स इस तरीके से बाहर की तरफ फैलती है। जैसे ये अपन का मान लीजिए सेंटर है, तो ये बाहर की तरफ इस तरीके से जो है अपन का वेव्स जो है बाहर की तरफ जाती हैं वेव्स। ठीक है, द प्लेस ऑन द सरफेस above द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल्स टूवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर एज अ वेव्स, और ये यहाँ से वेव्स की तरह निकलता है आउटसाइड, जो सब तरफ फैलता है ये वेव्स, है ना। और इसके साथ वेव्स greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the center। मैंने सब बताया कि फोकस के ऊपर की जो जगह है वो एपिक सेंटर, और यहीं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और ये जो बाहर में उसके बाद जो वेव्स होते हैं वो धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन एपिक सेंटर में ही होता है, और इसमें से जो वेव्स निकलती हैं वो होती हैं सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट ऑल द डायरेक्शन। ये जो यहाँ से वेव्स निकलती हैं वाइब्रेशन के दौरान, इसे कहते हैं सेस्मिक वेव्स। क्लियर, और ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैनॉट बी प्रिडिक्टेड, कहते हैं कि अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। द इम्पैक्ट, लेकिन जो उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका नुकसान है, हम उसको ज़रूर कुछ प्रिपरेशन करके, यदि पहले से प्रिपेयर रहे तो हम उसके जो उसका इम्पैक्ट है, नुकसान है, उन उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस, कुछ कॉमन अनुमान लगाते हैं लोग, प्रिडिक्शन लगाते हैं कि किस तरीके से, यदि एनिमल्स के बिहेवियर को देख के लोग प्रिडिक्शन लगाते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे कि फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, जो मछलियाँ होती है, तालाब में रहती हैं मछलियाँ, यदि वो पाउंड्स में क्या है, वो बहुत उथल पुथल मचाने लगे। क्योंकि देखो लॉजिकली देखते हैं इस चीज़ को हम लोग, कि आप बोलोगे कि इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो देखिए इसका लॉजिक ये है कि आपने पढ़ा है, ये देखिए आपका ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये अपना ओशनिक है ना, ओशंस है, तो ओशनिक क्रस्ट है, और यहाँ पे जो मछलियाँ हैं, मान लीजिए मछलियाँ हैं, तो उनको क्या है, यहाँ जो वाइब्रेशन होगा, फोकस है, या मान लीजिए मूवमेंट होता है वाइब्रेशन, तो यहाँ ना पहले पता चल के उनको, किसको पता चलेगा, पहले इनको उसका वाइब्रेशन उनको फील होगा यहाँ पे, तो इसलिए मछलियाँ क्या है, उछलना शुरू कर देती हैं, उथल पुथल मचाना शुरू करती हैं। तो इसलिए एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि मछलियों इस तरीके से बिहेव कर रही हैं, मीन्स वहाँ पे क्या आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है बोलते हैं।
और स्नेक्स जो होते हैं वो भी क्या है, अपने अपने जो होल में रहते हैं उससे बाहर आ जाते हैं। आपको पता है स्नेक जो है वो बहुत गहरे अंदर कितना होल बना के ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो उनको भी क्या कहते हैं कि वाइब्रेशन जो है पहले फील हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा यदि एनिमल्स का जो बिहेवियर है फील करें तो उसका मतलब है कि वहाँ पे क्या आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। और अर्थक्वेक को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं या किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन और करना चाहिए हम लोग को वो रहता है कि आप जब भी अर्थक्वेक जब आए या उसके समय आप शेल्टर लें तो कैसी जगह पे शेल्टर लेंगे, जहाँ पे सॉलिड सरफेस के नीचे पे। जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है, आपको पता चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ठोस एरिया होगा जहाँ से सॉलिड सरफेस जैसे टेबल वेबल है तो उसके नीचे चले, क्योंकि ऊपर से यदि कुछ चीज़ें गिर रही हैं, अर्थक्वेक कुछ ऊपर से कुछ गिरने वाला है, तो मान लीजिए वो क्या होगा कि आपके ऊपर नहीं गिरेगा, वो सॉलिड सरफेस के ऊपर गिरेगा। अंडर द किचन काउंटर, टेबल, डेस्क और अगेंस्ट द, और या तो फिर आपके जो दीवार की कॉर्नर्स होती हैं और दीवार के कॉर्नर्स के पास जाके चिपक जाइए, ताकि क्या है जो भी चीज़ें होंगी तो क्या हुआ, पिलर्स रहते हैं आयरन पिलर्स, तो उसमें चीज़ें क्या उसके सपोर्ट में आएंगी, ना कि आपको डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो दीवारों के कॉर्नर्स पे हम जा सकते हैं, ठीक है। और सेफ्टी अवे फ्रॉम, और हम लोग को देखो स्टे किससे दूर रहना चाहिए, जैसे आग, फायर प्लेसेस हैं, एरियाज अराउंड द चिमनीज़ और विंडोज़ जहाँ पे शटर लगे हुए हैं, मिरर लगा हुआ है, पिक्चर फ्रेम लगे हुए हैं, उस जगह से हम लोग को हट जाना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरली है कि अर्थक्वेक आएगा तो वो नीचे गिरेंगे, तो उस जगह से हमको दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड स्प्रेड, और ये जो अवेयरनेस है हमको, यदि आज आपको पता चला है तो आप ज़रूर बताइए आप दूसरों को कि क्या अर्थक्वेक आता है तो हमको कैसे बचना चाहिए। तो इसका अवेयरनेस हमको फैलाना चाहिए, ताकि जो इसके डिज़ास्टर्स है वो उसको अच्छे से लोग फेस कर पाएँ, है ना, जो यदि इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस कर पाएँ। अब देखिए, जो अर्थक्वेक होता है उसको कैसे नापा जा सकता है कि कितना रिचर स्केल आया है, तो उसको नापने के लिए एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। इसको आपको याद होना चाहिए कि सिस्मोग्राफ, एंड अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। एक मशीन जिससे हम अर्थक्वेक को नापते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। वो कितना मैग्नीट्यूड है उसका, कितने फोर्स में आया है, उसको नापने के लिए हम उसको जो स्केल होता है वो उसको बोलते हैं रिचर स्केल, ठीक है। और कहता है कि एन अर्थ, जब ये अर्थक्वेक का जो रिचर स्केल है यदि 2.0 और उससे कम होता है तो समझिए कि बहुत कम डिस्ट्रक्शन होगा, है ना। लेकिन यदि अर्थक्वेक ओवर 5 से ज़्यादा हो जाए तो वो काफ़ी डैमेज कर सकता है, और यदि कुछ वो 6 और उसका मैग्नीट्यूड जो है 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड का होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और यदि 7 से ऊपर है तो समझिए कि बहुत बड़ा मेजर अर्थक्वेक है। और यही हम एग्जांपल में केस स्टडी है जो अर्थ कहाँ का है, ये भुज का है। भुज कहाँ, गुजरात में, गुजरात हमारा वेस्टर्न स्टेट है। वहाँ पे 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक आया। उसका रिचर स्केल देखिए उसका कितना है, 6.9। अभी मैंने बताया यदि 6 से एबव है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मतलब, और यदि 7 से चला जाइए तो समझिए कि वो बहुत ज़्यादा ही मेजर अर्थक्वेक है वो। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ पे जो स्कूल जो था, वहाँ पे स्कूल के लोगों को बहुत सफ़र किया उन लोगों ने। वहाँ पर एटलीस्ट 971 जो स्टूडेंट्स थे और 31 टीचर्स थे, उन्होंने अपनी जानें गंवाई यहाँ पे। और दे वहाँ पे 3 days आफ्टर द अर्थक्वेक कंसर्न रोज अबाउट द फूड। वहाँ पे मतलब 3 दिन हो गए थे, 3 days आफ्टर द अर्थक्वेक कंसर्न रोज। वहाँ पे ब्लैंकेट्स, मेडिकल सप्लाइज नॉट रीचिंग एवरीवन। 3 दिनों तक भी वहाँ पे, 3 दिनों के बाद भी वहाँ पे जो फूड था, ब्लैंकेट्स थे, मेडिकल सप्लाइज थी, वो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही थी, सोचिए। और जो डिस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, जो फ़ोन लाइंस थी, वाटर पाइपलाइंस थी, सब तो अंदर से जाती है ना पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशंस, ट्रांसमिशंस, सब का लिंक टूट चुका था, सब डिस्ट्रक्ट हो गया था, ठीक है, नॉकड आउट। और
और फायर इन द हंड्रेड्स ऑफ द फायर स्टार्टेड, बहुत सारी वहाँ हर जगह आग लगी। बहुत लोग हैं कि चारकोल यूज़ करते हैं, कोई स्टोव वगैरह यूज़ करता है, तो सब उस किसके कारण क्या उससे जल रहा होगा उस वक्त, तो उस समय उससे क्या के कारण क्या है, बहुत आग फैल गई। और उस वक्त वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा, और कहा गया था कि जो सीएम है जो गुजरात जो सीएम है वो क्या करें कि गुजरात अपील्स फॉर द फाइनेंशियल हेल्प। और गुजरात को क्या चाहिए था उस वक्त, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात हैज़ लॉन्च एन अपील फॉर द सेंट्रल टू डील विद द डिज़ास्टर। और उन्होंने जो सीएम थे उन्होंने सेंट्रल से मांग की कि वो उनकी हेल्प करें इस डिज़ास्टर में। तो कितना बड़ा डिज़ास्टर हुआ था उस समय, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके बाद की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स।